हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, ये है सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक का चैप्टर है। जो पहले तो था सेकंड चैप्टर, लेकिन अब ये फर्स्ट चैप्टर ही है। तो इसका बच्चों सेकंड वीडियो है, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने जो है स्टार्टिंग के बच्चों मोलैलिटी सॉल्यूशन के जो टॉपिक थे, इसके अलावा हेनरीज लॉ, रॉल्ट्स लॉ और या फिर जो रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर है उस सब को करवा रखा हूं बच्चों। और उसके अलावे बच्चों जो एनसीईआरटी के जो काफी मुश्किल जो क्वेश्चन बच्चों को लगते हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के या इंटेक्स के, उन सभी क्वेश्चंस को भी बच्चों वहां पर मैंने सॉल्व कर रखा है। तो उस वीडियो को बच्चों जरूर जाकर देखना। अगर बच्चों किसी भी जगह पे आप लोग को थोड़ा सा वीक लगे वीडियो, तो क्या करो बच्चों, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आप जो है उस वीडियो को देख लो, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट जो है मैंने इस तरह से बनाया है ताकि आप लोग को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आप लोग को रिप्लाई दे सकता हूं, या फिर नेक्स्ट वीडियो बना करके मैं उसके लिए आपकी डाउट्स को जो है ना बच्चों वो कंसीडर कर लूंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फर्स्ट मैंने करवा दिया, एक रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर। अब हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों सबसे पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब भी कोई लिक्विड, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि जहां पर लिक्विड जो है बॉइल करना स्टार्ट कर देते थे जिस टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बच्चों होता क्या है कि थोड़ी सी चेंजेस है इसमें आपको इस तरह समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिली एरियाज में जाओ तो पानी 80-90 डिग्री पर जाकर के बॉइल करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर यहां पर बच्चों कंटेनर के साथ वैक्यूम पंप से कुछ अगर मैं एयर सक कर लूं तो यहां पर हो सकता है कि रूम टेम्परेचर पे ही पानी बॉईल करने लगे, है ना। तो क्या है बच्चों की बॉइलिंग पॉइंट का जो वो डेफिनेशन था 100 डिग्री वाला, वो जो है बच्चों वो सही नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है बच्चों के, देखो पानी को जब आप हीट करते हो तो पानी के उसमें से क्या होता है, वेपर बनना शुरू होता है। ठीक है, और पानी का वेपर बनते बनते इतना ज्यादा वेपर बनने लगता है ताकि उसका प्रेशर जो है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तब उस टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग कि अब ये वाटर जो है अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, अब इससे ज्यादा इसका प्रेशर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों मान के चलो बच्चों कि ये मान लो बेटा कंटेनर था, ठीक है ना, इसमें जो है बेटा जी मान लो 100 डिग्री पर इसका इतना वेपर निकला कि 100 डिग्री पर मान लो बच्चों क्या हो गया कि इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। सपोज ये प्योर वाटर था। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ बेटा, मैंने थोड़ा सा इसमें नमक या चीनी कुछ भी डाल दिया। ठीक है, तो डाल दिया, तो अब आप लोग को बच्चों पता है कि क्या होता है, कोई भी सॉल्यूट अगर हम डालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है ना बच्चों। जैसे कि मान लो बच्चों क्या हो कि सरफेस पे मान लो पहले सिर्फ वाटर था तो उसका इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब मान लो कुछ सॉल्यूट डाल दिया नॉन वोलेटाइल, जैसे नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, तो हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल जो है नमक चीनी के सरफेस पे आ जाए। तो इसके कारण क्या होगा कि वेपर प्रेशर जितना वो पहले दे रहा था अब उसका वेपर प्रेशर उतना नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पहले 100 डिग्री पर क्या था, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा था, लेकिन अब 100 डिग्री पर इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, 0.99 एटमॉस्फेयर हो रहा होगा, है ना, या 0.98 एटमॉस्फेयर हो रहा होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें और ज्यादा इसको हीट करना पड़ेगा, है ना, और ज्यादा हीट करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि इसका और वेपर प्रेशर बढ़े, ताकि वो एटमॉस्फेरिक इक्वल हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चे कि बॉइलिंग पॉइंट इसका हो सकता है 102 डिग्री हो जाए, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब भी हमने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए, रेज हो गए, है ना बच्चों। तो इसी कंसेप्ट को बच्चों लेके चलता है ये, ठीक है, जिसमें कहता है कि अगर हमने किसी सॉल्यूशन में, बल्कि किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर हमने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर बच्चों उस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैंने अगर डेल्टा टीबी लिखा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, जो मोलैलिटी आप लोग जानते हो, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू लिखते हैं केबी इंटू मोलैलिटी, है ना बच्चों। ये क्या आया बेटा जी हमारा, ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और बेटा जी स्मॉल एम क्या हो गया, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों,
और ये जो बेटा केबी है इसको हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसके अलावा बच्चों एक और नाम दिया जाता है इसका, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। किसको? केबी को। ठीक है बच्चों, जनरली वाटर के लिए इसकी वैल्यू 0.52 यूनिट होता है। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों ये क्लियर हो गया कि ये हो गया बेटा इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये हो गया बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये होगा मोलैलिटी। ठीक है, अब जो बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी को समझाता हूं। ये बेसिकली क्या था बच्चे, ठीक है, कि देखो ये हो गया बेटा जी हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, और ये हो गया बेटा जी प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा बेटा, आप आराम से देखो बच्चों क्या होगा कि पहले बेटा जी जो था इसका वेपर प्रेशर जो था T1 डिग्री पर जो है इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो था वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो रहा था। TI कह लो मतलब इनिशियल टेम्परेचर है ना। लेकिन जब मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो मुझे और ज्यादा हीट करना पड़ा, लगभग T फाइनल तक पहुंचना पड़ा, तब जाकर के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया। तो यही जो आया बच्चों यही है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बेटा जी हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इस पर भी बेस्ट बच्चों जो है न्यूमेरिकल कुछ दे रखा है, तो मैं सोचता हूं बच्चों कि एक बार जो है मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करवा देता हूं, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। उसके बाद बच्चों जो है दोनों के रिलेटेड जो है, क्योंकि दोनों के कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है और फॉर्मूले भी, तो बच्चों इकट्ठा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या होगा, हमारा दूसरा है बेटा टॉपिक हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, इसका क्या कहना है बच्चे कि अगर मान लो कुछ हमने सॉल्यूट डाल दिया है ना, तो पानी बच्चों अगर पहले जो फ्रीज कर रहा था 0 डिग्री पर, अब क्या होगा कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है बच्चों वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों अभी जो है ये जो ग्राफ है बच्चों ये सिंपली बताता है हमारा कि जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं बेटा है ना, वो अगर बेटा जी 0 डिग्री पे अगर फ्रीज कर रहा होगा, तो अगर उसमें हम कुछ सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो हिली एरियाज में जो कार या कोई भी गाड़ी यूज किया जाता है ना, तो वहां पर उसकी रेडिएटर में क्या किया जाता है, उसमें पानी में हम लोग डाल देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं, क्योंकि वहां का रात का टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री से नीचे आ गया, -1 डिग्री आ गया, तो ऐसे में क्या होगा, पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ एक्सपैंड होने के कारण क्या होगा, हो सकता है रेडिएटर को फाड़ दे, है ना। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं। जो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, उस वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको रिड्यूस कर देता है। मतलब जो पहले पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होने वाला था, अब वो -2 या -3 डिग्री पे फ्रीज होगा। इस तरह से क्या होता है, वो फ्रीज होने से बच जाता है। ठीक है बच्चों, तो वही होता है कि प्योर सॉल्वेंट बेटा जी इस टेम्परेचर पे फ्रीज करने वाला था, और सॉल्यूशन जो है हमारा वो इस टेम्परेचर पे फ्रीज करने वाला है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों जब भी हम लोग सॉल्यूट डाल देते हैं तो क्या होता है बच्चों कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिसको अगर डेल्टा TF लिख लिया तो ये भी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी का। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m, है ना बच्चों। तो बेटा जी क्या होगा, इस KF को क्या कहेंगे हम लोग, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, और KA को कहते हैं बच्चों, जो अभी हम KB जो आया था पीछे हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, वो B आता है, उसको कहते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और ये क्या होगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 1.86 होता है, जनरली दे रखा होता है। ठीक है बच्चों, और ये क्या होता है बेटा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों इसको बेटा जी अगर हम लोग फॉर्मूला में लिखें तो क्या लिखोगे, डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या होगा, KF, और मोलैलिटी को क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आ जाएगा। तो होगा क्या बच्चों, हम हर बार क्या करेंगे, डेल्टा TF कैलकुलेट कर लेंगे, और डेल्टा TF क्या हुआ, डिप्रेशन, तो पूछेगा आपसे कि फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा। तो मान लो बच्चों डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 2,
इसका मतलब कहोगे पहले अगर वाटर जो है 273.15 केल्विन पे फ्रीज करता था, तो अब कितने फ्रीज करेगा, तो -2 कर देंगे, यानी कि अब सिर्फ वो 271.15 पे फ्रीज करेगा। मतलब पहले 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा था, तो अब क्या होगा, -2 पे फ्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये बता दिया मैंने कि देखो बेटा जी, सॉल्वेंट का जो था इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीज करता था, और सॉल्यूशन जो है बच्चे वो इस टेम्परेचर पे फ्रीज करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है बच्चे, हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन में जो जब कुछ सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। इसे रीजनिंग क्वेश्चन ये भी आता है कि जो भी मान लो कहीं स्नोफॉल बहुत हो गया है, अगर रोड को क्लियर करना है, तो वहां पर क्या कहता है, नमक का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नमक क्या होगा बेटा, सॉल्यूट हो गया, जो पानी में जाने के बाद क्या करेगा, उस पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो सॉलिड बना होगा, आइस बना हुआ होगा, वो मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारा सिचुएशन है बच्चों इसी के। अब मैं सोचता हूं कि एनसीईआरटी से बच्चों ने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लो। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, मेरा टारगेट यही है कि आप लोग को हर तरह के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट में मुश्किल वाले हैं, जहां पर बच्चे इन टेक्स्ट मुश्किल था वो इन टेक्स्ट करवा रहा हूं, जहां पर बच्चों एक्सरसाइज में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो बस वो वाले क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है बच्चे, तो देखो 19 तक तो फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था मैंने, है ना बच्चे। अब जो बेटा जी जो है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है बेटा, देखो 2.20। ठीक है, इसमें कह रखा है बेटा जी कि 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन सुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, है ना बच्चे। यानी कि एक 5% सॉल्यूशन है केन सुगर का, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चे 271 केल्विन। तो पूछ रहा 5% ग्लूकोज का कितना होगा, है ना बच्चे। देखो बहुत आसान है बेटा, पहले कह रखा है बेटा जी कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो है बेटा जी, किसके लिए, केन सुगर के लिए। ठीक है, वो कितना है बेटा, तो 2। ठीक है बच्चों, देखो क्या है हमारा कि वाटर का एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो, 0 डिग्री, यानी कि 273.15 केल्विन। ठीक है, और अभी कह रखा है कि केन सुगर का फ्रीजिंग पॉइंट है 271। इसका मतलब कितना से वो रिड्यूस कर गया, तो निकाल लेते हैं बच्चे। ठीक है, ये लिख लेते डेल्टा टीएफ फॉर केन सुगर, ये होगा बेटा 273.15 माइनस 271, कितना आ गया बेटा 2.15, है ना बच्चे, इतना ही केल्विन का आ जाएगा, है ना बच्चे। अब देखो बेटा जी, हमें फाइंड करना है डेल्टा टीएफ फॉर ग्लूकोज, है ना, इसके लिए कितना होगा, जबकि उसके लिए दे रखा है। अब सिचुएशन क्या है बच्चों की, देखो हमें दो सिचुएशन को कंपेयर करना पड़ेगा। पहली बार बेटा जी क्या था इसके केस में कि 5% था बेटा जी हमारा केन सुगर, 5% केन सुगर के केस में बेटा हमारा दे रखा है ये। ठीक है, तो कह रखा है अगर वही सिचुएशन आपको लेना है इसके केस में कि 5% ग्लूकोज ले लेंगे, तब कितना आएगा, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, जब भी परसेंटेज बाय मास होगा, मैंने बता रखा है बच्चों कि क्या करते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं 100 ग्राम। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो जितना परसेंट दे रखा है, मतलब 5%, तो 5 ग्राम हो गया सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 100 में से 5 हटा तो 95, है ना। तो दोनों ही सिचुएशन बच्चों क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट सब कुछ सेम है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, डेल्टा टीएफ ग्लूकोज बाय डेल्टा टीएफ केन सुगर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा बेटा, केएफ इनटू, अब ग्लूकोज के लिए लिखूंगा बेटा, तो क्या लिखूंगा 5 बाय ग्लूकोज का मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बताया आपने, दोनों सिचुएशन क्या है 95 ही है, ये भी होगा बेटा केएफ 5 ग्राम केन सुगर, तो अपन में क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ केन सुगर इंटू 1000 अपॉन बेटा 5% के कारण 95 ग्राम सॉल्वेंट। तो देखो ये कैंसिल, 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, केएफ कैंसिल, केएफ कैंसिल। तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों, इससे आ जाएगा हमारा डेल्टा टीएफ ग्लूकोज बाय, ये तो हमें पता ही है 2.15 इक्वल्स टू, ये क्या होगा बेटा, तो मोलर मास ऑफ केन सुगर बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब देखो बेटा मोलर मास केन सुगर का कितना होगा, तो 342 होता है बेटा, केन सुगर जो होता है वो होता है C12H22O11, इसका मोलर मास आ जाएगा बेटा 342, और ग्लूकोज जो होता है उसका होता है C6H12O6, है ना बेटा, इसका मोलर मास आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 180,
है ना बच्चों। तो मैं उसको लिख देता हूं, तो ये कितना होगा बेटा 342/180, है ना। तो बेटा इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। हम लोग 18 से कर सकते हैं बच्चा, है ना। तो देखो क्या आएगा बेटा, 18 से आ जाएगा 10 और ये 18 से 9, यानी कि 1.9 आ गया। ठीक है बच्चे। तो डेल्टा टीएफ ग्लूकोज कितना होगा 2.15 इंटू 1.9। तो बेटा जी क्या होगा, डेल्टा टीएफ ऑफ ग्लूकोज होगा 2.15 इंटू 1.9 केल्विन। ठीक है बेटा। अब जो भी वैल्यू आ जाए बेटा, ठीक है, अराउंड 4 केल्विन के करीब आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो ऐसे में लिखोगे कि दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट -273.15, और ये बेटा निकल चुका है हमारा डेल्टा टीएफ जी। तो इसलिए बेटा फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, है ना। देखो बेटा फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग बेटा जी फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट को ना, देखो क्या होता है बेटा कि इतना से डिप्रेस कर गया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इतना से कम हो गया, तो बेटा जी फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा बेटा वो होगा 273.15 माइनस डेल्टा टीएफ जी जो आएगा बेटा अराउंड जो है 4 के करीब आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो मैं माइनस में 4 कर दूंगा तो 269 के करीब जो है बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बस इसमें क्या था बच्चों, कुछ भी नहीं था, बस क्या था आपको कि मोलर मास की हमें जरूरत थी, बाकी सब कुछ तो बच्चों कैंसिल ही हो गया, है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन था बेटा 20th। अब बेटा जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास जो है। अब देखो बच्चों, अब हम लोग एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला बेटा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। देखो बेटा कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लो, ठीक है, मैं आपको बेटा लास्ट तक कैसे करना है वो समझा दूंगा, है ना बच्चों। अब देखो बेटा जी क्वेश्चन जो है हमारा 21, है ना, ये बेटा जी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें कह रखा बेटा कि दो एलिमेंट है ए एंड बी जो मिलाकर के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं AB2 और AB4। ठीक है ना बच्चे। इसमें क्या कह रखा है बेटा जी कि 1 ग्राम दोनों का दे रखा है। ठीक है बेटा। ये 21 था क्वेश्चन नंबर, आई होप सो, हाँ 21। ये बेटा नए वाले बुक में ये 1.21 कह सकते हो, है ना, और पुराने वाले बुक में 2.21 है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जी कह रखा है कि डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीबी फॉर जो है AB4 उसके लिए बेटा दे रखा है 1.3 केल्विन, और डेल्टा टीबी जो है बेटा जी डेल्टा टीबी फॉर AB2 इसके लिए दे रखा है बेटा 2.3 केल्विन। ठीक है। और दोनों के लिए है बेटा जी मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 1 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 30 ग्राम, है ना, ऐसा दे रखा है हमें। ठीक है बच्चे। एक और कंफर्म कर लेते हैं कि हमें दे रखा 2 एलिमेंट A एंड B फॉर्म कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4 व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेटा ये 20 ग्राम बेंजीन है ना, सॉल्वेंट जो है बेटा वो है 20 ग्राम। ठीक है। 20 ग्राम बेंजीन, 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा ये भी डेल्टा टीबी की नहीं देखा, डेल्टा टीएफ ही है बेटा। ठीक है। बाय 2.3 केल्विन, जबकि 1 ग्राम जो लिया बेटा AB4 का तो उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट है 1.3, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेटा जी दे रखा है 5.1। ठीक है। हमें बेटा जी क्या दे रखा है, KF की वैल्यू दे रखा है 5.1 यूनिट। ठीक है बेटा। WB दूसरा का भी बेटा 1 ग्राम दे रखा है, WA दूसरे का भी 20 ग्राम ही दे रखा है, मतलब दोनों सिचुएशन बेटा देखोगे ऐसा ही है हमारा। ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा कि A और B जो है दोनों का आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है। ठीक है बच्चे। तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा कि इस वाले रिलेशन को लिखूंगा, तो ये बेटा डेल्टा TF ही है। ये बेटा मैंने जो B लिखा है वो बेसिकली क्या है, F है, क्योंकि मुझे लगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट का होगा लेकिन दे रखा है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है बच्चे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लेटर चेंज कर दिया बस हो गया, है ना बेटा। अब देखो हमारे पास बेटा जी जब डेल्टा TF लू मैं किसका, AB4 का, तो क्या कहोगे, ये होगा KF इंटू WB अपॉन में मोलर मास ऑफ AB4 इंटू 1000 अपॉन में बेटा क्या होगा WA। देखो बेटा सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बेटा AB4 का कितना था 1.3, इसकी वैल्यू दे रखा बेटा 5.1। ठीक है। अब देखो इसका दे रखा बेटा मास 1, इसका बेटा जी मोलर मास निकालना है हमें AB4 इंटू 1000
बाय 20, है ना बच्चे। तो इससे क्या करेंगे बेटा, मोलर मास ऑफ AB4 निकाल लेंगे। तो मोलर मास ऑफ AB4 कितना निकलेगा बेटा, 20 से तो ये हो गया 50, ठीक है। देखो बेटा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना होगा, 51/13 इंटू 50, है ना बेटा। ये आ जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ AB4। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, ठीक है। और इसको लिख लेंगे हम, फिर बाद में क्या लिखेंगे बेटा, देखो मोलर मास ऑफ AB4 का मतलब क्या हो गया कि A+4B इक्वल टू जो भी आएगा बेटा वो हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। सिमिलरली बेटा जी अब लोग क्या करेंगे, अगर AB4 की जगह पर AB2 ले लेते तब क्या होता बेटा, मोलिकुलर मास सिर्फ चेंज होता, बाकी तो कुछ चेंज होता ही नहीं। तो मैं बेटा अगर लिखूं मैं कि डेल्टा TF ऑफ AB2, तो ये क्या लिखोगे आप, KF इंटू 1 मान लो बेटा जिसका मोलर मास जो है हमारा AB2 है ना, इंटू 1000/20, बाकी सब कुछ सेम होगा बच्चे, ठीक है। और ये दे रखा बेटा 2.3, ठीक है। तो यहां पर बेटा A+4B, तो देखो बच्चों मैंने क्या किया बच्चों, यहां मोलिकुलर मास ऑफ AB4 निकाला 51 इंटू 50/13, तो ये आ गया बेटा जी 196, यानी कि ए देखो AB4 का मोलर मास क्या होगा, A+4B, ये आ गया बेटा 196। अब इसी तरह से बेटा क्या किया मैंने कि AB2 का निकालना था, तो डेल्टा TF AB2 का लेंगे तो सब कुछ AB2 का लेंगे, तो बच्चों देखो A+2B को बच्चों इधर ले लेंगे तो क्या आएगा 51/23 इंटू 50, है ना। तो उसको सॉल्व किया तो बेटा 110.86 आ गया। तो A+4B आ गया, A+2B आ गया, दोनों को माइनस कर देंगे बेटा तो बचेगा क्या 2B आ गया बेटा 85.14, तो B की वैल्यू आ गया बेटा इतना। तो ये हो गया बेटा B का एटॉमिक मास, किसी भी एक में पुट कर दोगे तो आप A का एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चे हमारा जो है 2021 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेटा न्यूमेरिकल्स था। अब बेटा जी जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा वो है बेटा जी ऑस्मोसिस, ठीक है, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस वाला टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बेटा जी है हमारा फोर्थ, वो है बेटा जी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बेटा इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। होता क्या है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा जी जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। उससे पहले बच्चों कुछ डेफिनेशन वाले टर्म है इसके, वो जान लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो बच्चों पहला होता है टर्म ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, तो देखो अगर कहीं पर ना बेटा जी, अगर मान लो आपने एक कंटेनर लिया बेटा, है ना, जिसमें कि क्या है कि एक तरफ बेटा जी जो है कि प्योर वाटर है ना, और एक तरफ बेटा जी ये है मतलब हाई डेंसिटी लिक्विड, एक तरफ लिया बेटा लो डेंसिटी लिक्विड, बेटा LDL मतलब लो डेंसिटी लिक्विड, ठीक है। और ये लिया बेटा बेटा जी मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा बेटा कि इसमें जो होल होता है इससे क्या होगा, लो डेंसिटी लिक्विड ना हाई डेंसिटी की तरफ अपने आप फ्लो करता रहेगा, ठीक है। होता क्या है बच्चों कि जब तक हम इसका 5 ml आता तब तक हम इसका 15 ml चला जाता अंदर। तो अल्टीमेटली हम लोग कहते हैं कि क्या होता है, लो डेंसिटी लिक्विड जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है हाई डेंसिटी लिक्विड साइड की तरफ मूव कर जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया बच्चों ऑस्मोसिस की फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस पर बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी फ्रूट वेंडर्स या वेजिटेबल वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा पानी को स्प्रिंकल करते रहते हैं अपने वेजिटेबल्स पे। क्यों करते हैं बच्चों, वही रीजन है कि बाहर जो पानी का डेंसिटी है वो कम है और अंदर जो उसका जूस होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगा। तो जब पानी ऊपर देगा तो क्या होगा, पानी ऑटोमेटिकली क्या होगा उस फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स के अंदर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर मान लो वो वेजिटेबल सूख गया होगा थोड़ा सा हवा, ड्राई हवा के कारण, तो उसमें क्या होगा फिर से मॉइस्चर आ जाएगा और थोड़ा बहुत पानी जाकर उसकी वेट को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रोसेस है बेटा दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन अगर बेटा जी आप चाहते हो ऑस्मोसिस को हम रोक दे, ठीक है, तो आपको बेटा जी प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी किस डायरेक्शन में, तो हाई डेंसिटी लिक्विड साइड में, ठीक है बच्चे। तो इसके लिए बेटा जी एक हम लोग डायग्राम ले लेते हैं। ये बेटा फिर से है हमारा लो डेंसिटी लिक्विड, ये है बेटा हाई डेंसिटी लिक्विड, है ना।
अब यहां से क्या कर रहा हूं बेटा जी, मैं एक ले रहा हूं बेटा जी कुछ इस तरह से। यहां एक बेटा मैंने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। जिस पिस्टन पे बेटा मैं प्रेशर लगाऊंगा, ठीक है, ओके बच्चों। और यहां पर बेटा जी एक ट्यूब लूंगा मैं, जिससे इससे पानी ये निकलेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या बेटा, आरओ सिस्टम है हमारा, जिस जो कोई कह सकते हो आप लोग कि जो पानी की जो हम लोग यूज करते हैं बेटा जी घर में जो पीने के लिए, उसमें आरओ सिस्टम इसी तरह से काम करता है। होता क्या है बच्चों, देखो पहले बेटा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है बच्चों। देखो बेटा क्या होता है कि अगर मैंने क्या बताया कि यहाँ जो लो डेंसिटी लिक्विड है ये अपने आप हाई डेंसिटी लिक्विड साइड की तरफ जाता रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा जी कि इस साइड से प्रेशर लगाते हैं, मतलब हाई डेंसिटी लिक्विड साइड से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ताकि जो है ऑस्मोसिस जो है बच्चों वो क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ऑस्मोसिस रुक जाए। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, आप लोग नोट डाउन करना चाहोगे तो नोट डाउन कर लो। द प्रेशर अप्लाइड इन हाई डेंसिटी लिक्विड साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हाई डेंसिटी साइड में हम लोग प्रेशर लगाते हैं बच्चों, ठीक है ना, वो होता है बेटा जी हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा वही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बेटा पाई से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये भी है बेटा हमारा प्रेशर ही, ठीक है। तो होता क्या है बेटा कि जैसे आप लोगों ने बेटा रिलेशन पर रखा होगा, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। तो पी इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाई वी इंटू आर टी, यानी कि सी आर टी, जहां एन बाई वी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, है ना बच्चों। तो बिल्कुल यही चीज है, लेकिन इसको हम लोग अलग से पहचाने इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। तो ये पाई भी जो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, है ना बच्चों। तो दोनों को बच्चों अगर कंबाइन कर ले तो क्या कहेंगे कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और पाई इक्वल्स टू होगा बेटा सी आर टी, जैसे कि गैस में आता था, गैस लॉ में, है ना बच्चों। जहां पर पाई क्या हो गया बेटा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या कहलाएगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या होगा बेटा जी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। टी क्या होगा बेटा, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया बेटा सी आर टी, समझ में आ गया आपको, है ना। और आर क्या होगा बेटा, गैस कांस्टेंट, आर क्या हो गया हमारा, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बेटा होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या फिर 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है। या फिर अगर जूल के टर्म्स में आता तब आता 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है बच्चों। तो ये सब का सब सिंपल सा है बच्चों, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझा दिया बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों कि जो हमारा पानी है बेटा, जो जो हाई डेंसिटी मतलब जो गंदा पानी है ना, उस साइड वो प्रेशर अप्लाई करता है इस तरह से, ताकि जो है पानी का फ्लो जो है ना बच्चों, जो ऑस्मोसिस से हो रहा था बेटा, ठीक है। अगर बेटा ये डायग्राम आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, तो मैं बेटा फिर से बना देता हूं, डॉट डॉट वाला ही बना देता हूं, ठीक है। ओके बच्चों, देखो बच्चों होता क्या है कि मैंने क्या बताया बच्चे कि ऑस्मोसिस जो है वो खुद होता है, ये एक जो है ना ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन बेटा क्या होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है हमारा, वो एक एक्सट्रीम केस होता है, ठीक है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं बच्चे तब। देखो बच्चों, ये बेटा जी था हमारा इम्प्योर वाटर, है ना, इसको कहेंगे हाई डेंसिटी लिक्विड, ये था बेटा लो डेंसिटी लिक्विड, है ना। तो क्या होगा बेटा जी कि अगर मान लो बेटा जी यहां पर हमने क्या किया जी, यहां जो प्रेशर लगाया हमने पी, वो ग्रेटर देन लगा दिया हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना बच्चे। मैंने क्या कहा था बेटा कि ऑटोमेटिकली होता रहता है ऑस्मोसिस, और जैसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर लगाते हो ये ऑस्मोसिस रुक जाता है। लेकिन अगर आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो अगर ज्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी टेक्स प्लेस, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना बच्चों। कि अगर हमने
प्रेशर हाई डेंसिटी लिक्विड साइड से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, जो गंदा पानी है वो साफ पानी की तरफ आने लगेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग एसपीएम शॉर्ट में कहते हैं। पूछा जाएगा बच्चे कि एक एग्जांपल देके बताओ कि एसपीएम किस मटेरियल का यूज होता है, तो आप लोग लिख दोगे बेटा इसको सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट का बना होता है बच्चों एसपीएम। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया बेटा। पूछा जाएगा इसको कहां यूज करते हैं, इस रिवर्स ऑस्मोसिस वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको यूज कहां कर सकते हैं, तो कहोगे यही वाटर प्यूरिफिकेशन में इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये तो हो गया बेटा जी पाई इक्वल्स टू सीआरटी, है ना। इस पर बेस बेटा न्यूमेरिकल्स भी इजी होते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि इसका रीजनिंग थोड़े से और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे होते हैं, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, देखो बेटा पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर को ही प्रेफर किया जाता है टू मेजर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो बेटा हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पूछा जाता है आपसे कि ये बताओ कि सिर्फ इसी मेथड से ही हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्यों फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका सिंपल सा एग्जांपल है, इसका जो है जवाब बहुत सिंपल है। क्या कहेंगे बच्चों को, देखो कि या तो देखो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, दूसरा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है ना, और चेंज इन प्रेशर में है ना बेटा बहुत एरर आने के चांसेस है ना। तो हम लोग कहेंगे ठीक है बच्चों, द अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड इधर एट वेरी हाई टेम्परेचर और एट वेरी लो टेम्परेचर विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना बच्चों, कि हर जगह लैब में बेटा उतना ज्यादा टेम्परेचर और उतना कम टेम्परेचर एक साथ लाना जो है मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों किसी भी टेम्परेचर पे कर लो, क्योंकि देखो पाई का क्या होता है हमारा CRT, जिसमें टेम्परेचर का कोई कंडीशन नहीं है। वैसे टेम्परेचर लेना होता है केल्विन में, तो आप रूम टेम्परेचर पे कर सकते हो, है ना बच्चों, पहली बात। दूसरी बात क्या, और सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग चेंज मेजर करते हैं, रिलेटिव लोइंग वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर में चेंज, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर में चेंज, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में भी फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज, है ना। तो सब में चेंज मेजर करना होता है, तो जो क्या हो सकता है कि कोई भी इंसान जब अगर उसको मेजर करेगा तो उसमें एरर आ सकता है, लेकिन ये क्या होता है बेटा एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, इसमें कोई भी हमारे एरर आने के चांसेस नहीं होते। दो रीजन हो गया। तीसरा रीजन कह दोगे कि देखो मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ये सब निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि हमारा जो मोलैरिटी निकालना है वो बहुत आसान, क्योंकि मोलैरिटी के लिए क्या होगा, सिंपली जो है हम 2 लीटर का 3 लीटर का ऐसे ले लेंगे सिंपल, या 100 ml का ले लेंगे, है ना बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम मेजर करना आसान होता है, मास और डेंसिटी या मोल्स निकालना मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी कारणों से ही क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों प्रेफर किया जाता है टू मेजर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा होता क्या बच्चों, कुछ टर्म आता है बेटा जिसको कहते हैं हम लोग जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो देखो ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसको कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैंने क्या क्या बताया बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख लेंगे हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना बच्चे। तो बेटा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको यूज करते हैं बेटा, इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। तो अब देखो बच्चों कि अगर मान लो बेटा आर हमारा कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर अगर बच्चों हम लोग कांस्टेंट लेकर चलें दो सॉल्यूशन को, तो दो सॉल्यूशन के लिए बेटा पाई की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कब सेम होगा, जब दोनों के पास क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, है ना बच्चों। यानी कि जब दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तभी हम लोग कहेंगे कि वो दोनों आइसोटोनिक होंगे, क्योंकि बेटा टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट तो लगभग सेम टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कि देखो हमारा जो ब्लड सेल है, हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल है वो 0.9 ग्राम पर ml NaCl के साथ आइसोटोनिक है ना। यानी कि हमारे ब्लड सेल को अगर 0.9 ग्राम पर ml जो का कोई भी हम लोग दवाई दे दें, है ना, इंजेक्शन के थ्रू या जैसे भी, तो उसके साथ हमारे शरीर को कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मान लो हमने जो सिरिंज से जो इंजेक्शन दिया है
तो वो जब हमारे ब्लड सेल के पास पहुंचेगा बच्चों, तो हमारा ब्लड सेल क्या होता है बच्चों, 0.9 ग्राम पर ml को पहचानता है, उसके साथ उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो बेटा 0.8 ग्राम पर ml वाले में मैंने अपने 0.9 ग्राम वाले सेल को डाल दिया, तो क्या होगा बच्चों, बाहर का जो है बेटा डेंसिटी, मैंने ये कहा हमारा ब्लड सेल जो है बेटा वो 0.9 ग्राम पर ml के साथ आइसोटोनिक है, ये है हमारा ब्लड सेल, है ना बच्चों। इसको बच्चों मैंने एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जो है बेटा 0.8 ग्राम पर ml, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, बाहर लो डेंसिटी, अंदर हाई डेंसिटी, तो सारे के सारा लिक्विड क्या होगा बच्चे, अंदर घुस जाएगा। इससे क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसको कहते हैं हम लोग बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ये तो होगा बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि अगर मतलब ये क्या होगा, स्वेल हो जाएगा बेटा, ये बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना पूरा चेहरा वगैरह सूज जाता है इंसान का, जब अगर उसको ऐसा कोई इंजेक्शन चढ़ा दिया जाता है या सैलिन वाटर चढ़ा दिया जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.9 से कम होता है तब। लेकिन अगर बच्चों हमारे जो ब्लड सेल को रख दिया किसी ने उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, तब क्या होगा। अभी तो सिचुएशन था बच्चों हाइपोटोनिक का, अब सिचुएशन लेते हैं बेटा हाइपरटोनिक का। हमारा ब्लड सेल है बेटा जी 0.9 ग्राम पर ml के साथ, है ना। अब अगर मान लो बच्चों इसको रख दिया मैंने, रख दिया बेटा 1 ग्राम पर ml में रख दिया, तो फिर हमारा ब्लड सेल क्या होगा, स्क्वीज कर जाएगा, यहां से सारा का सारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकलने लगेगा और वो चिपकने लगेगा, है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जो ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पहले बच्चों लिख लेते हैं, दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा ब्लड जो है वो चिपक जाएगा, ठीक है बच्चों, ब्लड सेल चिपक जाएगा। अब देखो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, जिसमें बेटा हम लोग टॉपिक है जहां पर बेटा मोलर मास के लिए चेंजेस आ जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना बच्चों। ये टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। ये तब बच्चों सिचुएशन आता है हमारा जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट या तो सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट हो जाए या फिर वो डिसोसिएट हो जाए, ठीक है बच्चों। यानी कि देखो क्या बताया था बच्चों मैंने फर्स्ट वीडियो में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो मैंने बच्चों यहां से 100 मॉलिक्यूल्स को भेजे, तो उसके हिसाब से हमने ऑब्जर्व किया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इतना होना चाहिए, लेकिन वो जाकर वहां मान लो डिसोसिएट हो गया, 200 हो गया, तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने सोचा उसके क्या होगा, डबल आ जाएगा वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग अलग से कैटेगराइज करके डिस्कस करते हैं बाय टेकिंग देयर टर्म वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है ना बच्चों। तो जहां भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा उन सभी कंडीशन में बेटा जितने भी हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं उसमें हमें एक टर्म कंसीडर करना पड़ता है जिसको कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है बेटा। तो लिखूंगा फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एसोसिएट, इलेक्ट्रोलाइट्स एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, है ना बच्चों। तब उस कंडीशन सिर्फ उसी सिचुएशन बेटा तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी तो था बेटा PA नॉट माइनस PA बाई PA नॉट, है ना, ये हो जाएगा। अब बेटा हमें टर्म लेना पड़ेगा, पहले होता था दिस वन इक्वल टू XB, लेकिन अब क्या लेंगे I। इसी तरह से बेटा जी दूसरा था हमारा कॉलिगेटिव डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता था KB इंटू मोलैलिटी, लेकिन अब क्या लेंगे बेटा I। अब देखो बेटा जी डेल्टा TF है हमारा, है ना, ये क्या होगा बेटा, पहले होता था बेटा KF इंटू मोलैलिटी, अब क्या लेंगे I उसके साथ साथ, ठीक है। इसी तरह से बेटा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पाई अभी हमने करा था दे ये होता था पाई इक्वल टू CRT, लेकिन जब भी सॉल्यूट हमारा एसोसिएट डिसोसिएट होगा तो हमें लेना पड़ेगा ये टर्म I, है ना बच्चों। इसको कहते हैं बच्चों हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। I क्या कह रहता है बच्चे, दिस इज योर वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, है ना बच्चों। अब इस I की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहीं से देखो बेटा I की वैल्यू यहां से क्या दिखा रहा है बेटा, यहां से देखो I की वैल्यू क्या दिखा रहा है कि कहोगे सर ये डेल्टा TB बाय KB इंटू मोलैलिटी। इसका मतलब I की वैल्यू क्या दिखा रहा है
केबी इंटू मोलैलिटी से हम लोग क्या करते थे बच्चों, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते थे, है ना। और ये डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में हो गया कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई का मतलब हो गया बच्चों ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चों मैं बोल रहा हूं, अगर कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं हो तो समझ लो बेटा। आई इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा बेटा, इसमें से देखो हम लोग बच्चों कुछ एग्जांपल लेते हैं। वैसे बच्चों देखो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना बच्चों, उसका इनवर्सली होता है बेटा जी मोलर मास। तो अगर हम इस फॉर्मूले के साथ साथ मोलर मास के साथ भी हम लिख सकते हैं इसी रिलेशन को, क्योंकि इसका उल्टा होना है मोलर मास में। तो हम क्या कहेंगे कि आई इक्वल्स टू, यहां ऑब्जर्व्ड है तो मोलर मास में हो जाएगा कैलकुलेटेड, कहोगे आप कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास, है ना बच्चों। तो ये आ गया बेटा जी हमारा आई की वैल्यू। अब देखो बच्चे क्या होगा कि जब बच्चों एसोसिएट करेगा तब का एक एग्जांपल लेते हैं और डिसोसिएट का, ठीक है बच्चों। देखो बच्चे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों जब भी एसोसिएट करेगा तो मतलब मैं 2 भेजा वह जाके 1 बन गया, 3 भेजा वो 1 जाकर के 1 बन गया, है ना। तो बेटा पहला लेता हूं मैं डाइमर का केस। मान लो बेटा 2 मॉलिक्यूल को भेजा जाकर के ये क्या बन गया, A2, है ना। तो ऐसे में बच्चों क्या लिखूंगा कि मान लिखूंगा कि इसका अगर 1 था, ठीक है बेटा, इनिशियली इसका 0 था, इनिशियली T इक्वल टू 0 पर। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, आप कहोगे कि सर इक्विलिब्रियम पे आप खुद देखो कि 2 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल मिलेगा। तो इसमें से मान लो बेटा अल्फा मोल गया तो इसका कितना मिलेगा, अल्फा बाई 2 मोल मिलेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन बेटा वेंटो फैक्टर कहोगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना बच्चों। तो देखो यहां पर कितना था बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 0। तो क्या आ गया बेटा 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये कब होगा बेटा केस, डाइमर का। अगर कोई बेटा ट्राइमर कहेगा तो यहाँ 3a ले लेंगे तो A3, तो यहाँ 1 0 तो ये 1 माइनस अल्फा तो अल्फा बाई 3, है ना बच्चों। तो अब बच्चों क्या है, इसी पर बेस्ड बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना, जो एनसीईआरटी का बेटा सॉल्व्ड एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं बच्चों इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से करके बताता हूं, बुक में भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैं बेटा उससे बेटर तरीके से आपको करके बताता हूं अभी, ठीक है। तो देखते हैं बेटा जी क्वेश्चन। देखो बेटा उसमें दे रखा है मेरे ख्याल से बेंजोइक एसिड जो है जाकर के सॉल्यूशन में डायमेराइज कर जाता है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटे 1 मिनट बेटा जी, आ गया क्वेश्चन हमारा। ये रहा बेटा जी क्वेश्चन। देखो बेटा एग्जाम्पल है बेटा जी 2.12, है ना, ठीक है बेटा। इसमें क्या कह रहा है बेटा जी, आप ये जान लो बच्चे। इसमें कह रखा 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम बेंजीन। बेटा जी 2 ग्राम दे रखा है बेटा जी हमारा मास ऑफ सॉल्यूट जो है बेटा C6H5COOH, ये है बेंजोइक एसिड। और ये कह रखा है 2 ग्राम, है ना, डिजोल्व इन 25 ग्राम बेंजीन। 25 ग्राम दे रखा है बेटा जी मास ऑफ सॉल्वेंट जो क्या है C6H6, है ना, ठीक है बेटा। सॉज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू 1.62, यानी कि बेटा डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखा है 1.62 केल्विन। फिर पूछ रहा है बेटा जी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, मतलब केएफ की वैल्यू दे रखा है बेटा जी 4.9 केल्विन केजी पर मोल, मतलब इसका यूनिट दे रखा है 4.9, ठीक है बच्चों। पूछ रहा व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, है ना,
इफ इट फॉर्म डाइमर इन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो कह रखा है इसमें बेटा जी कि कितना परसेंटेज इसका एसोसिएशन है जबकि ये मान लो कि ये डाइमर फॉर्म करता है। तो बच्चे देखो अभी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5COOH मिलके क्या दे रहा है बच्चों, C6H5COOH का होल ट्वाइस। तो जैसे अभी निकाला था बेटा 1 0 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या होगा अल्फा बाई 2। तो आई कितना आ गया बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन बेटा इनिशियल कितना था 1 प्लस 0, यानी कि आ गया बेटा 1 माइनस अल्फा बाई 2। आई का बच्चों एक रिलेशन यहां से आ गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा रिलेशन मैं कैसे निकालूंगा, तो बच्चों पता है आपको कि डेल्टा टीएफ क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, है ना। तो यहां से भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आई की वैल्यू निकालते हैं। तो आई क्या होगा, तो डेल्टा टीएफ अपॉन में के एफ इंटू मोलैलिटी। तो बेटा डेल्टा टीएफ दे रखा है हमारा 1.62 है ना, अपॉन में के एफ की वैल्यू दे रखा है कितना बेटा 4.9, ये दे रखा है 4.9। और मोलैलिटी बच्चों पता ही है आपको क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 2 अपॉन बेटा जिसका मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा। बेटा देखो बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना निकालोगे, तो कहोगे कि 12 इंटू 6 72 प्लस ये 6 हो गया बेटा हाइड्रोजन का, तो आ गया बेटा जी 78 प्लस 32, तो बेटा 122 आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखो C7H6O2 है, तो 12 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, सॉल्व कर लो बेटा कितना होगा 84 प्लस 6 90 प्लस 32 यानी कि 122 इंटू बेटा जी 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 25। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार बच्चों इसको सॉल्व करके देखो। हाँ, तो अब देखो बच्चों आ गया ये 0.5041। देखो बच्चों ऐसे कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको पता है इसमें है ना कि 0.5041 आ गया है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ये देखो बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं, बस 1 मिनट लगेगा मुझे, है ना। देखो तो यहां से बेटा हमें 1 माइनस अल्फा बाई 2 मिल चुका है ना आई की वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या 0.504 है ना बच्चों। तो इसको उधर लेके चला जाऊंगा, तो 1 माइनस, ठीक है कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस 0.504 है ना। 1 मिनट देखो बच्चों कितना आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू होगा अल्फा बाई 2। तो देखो 1 में से ये जाएगा बेटा 498 सबके करीब आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 0. मैं मान के चल रहा हूं 496 सबके करीब आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया बेटा अल्फा बाई 2, तो अल्फा क्या होगा 2 इंटू 0.496 है ना, तो अराउंड बेटा जी आ जाएगा 0.99 कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अल्फा की वैल्यू। तो दिस इज योर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर बेटा परसेंटेज एसोसिएशन पूछेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 99% इसका जो है एसोसिएशन आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा पहला जो था एसोसिएशन का केस, है ना बच्चों। अब लेके चलते हैं बच्चों डिसोसिएशन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसमें सारे के सारे जो मुश्किल क्वेश्चन है वो सारे कवर्ड हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो बेटा जी अब लेके चलते हैं डिसोसिएशन का केस एक। तो देखो बच्चों होगा क्या डिसोसिएशन के केस में क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि मान लो ये बेटा CH3COOH ये टूट करके देगा CH3COOH। ओ बेटा जी इसको टुकड़े करेंगे तो क्या होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब देखो बेटा से कॉन्सेंट्रेशन था C 0 अब इसमें से क्या ये कब T इज इक्वल टू 0 पर, तो बेटा अब एट इक्विलिब्रियम क्या लेंगे इसका, तो C में से 1 माइनस अल्फा जाएगा, मतलब C में से C अल्फा गया, तो ये कितना मिलेगा C अल्फा और ये भी मिलेगा हमें C अल्फा, है ना बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन बच्चों हम लोग आई कैसे निकालते हैं कि टोटल पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, ये क्या बेटा C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा अपॉन में बेटा क्या था इनिशियल कितने मॉलिक्यूल्स थे, तो C प्लस 0 प्लस 0, तो ये देखो कैंसिल ही हो गया, तो आ गया बेटा 1 प्लस अल्फा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे कोई भी हो, यहां पर CH2F लग जाए, यहां पर कुछ भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा बेटा, आई की वैल्यू क्या निकल गया हमारा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो बच्चों इस चीज को ध्यान रख लेना आप लोग कि आई की वैल्यू निकल चुका है 1 प्लस अल्फा। अब क्या करने वाले हैं बच्चों हम लोग इसको
इससे हम लोग Ka की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या होता है बच्चों, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो देखो बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है बेटा जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 C नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन में CH3 COOH, है ना बेटा। इस सब की वैल्यू पुट कर देंगे C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा, है ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा ये C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, है ना बच्चे। तो ये आ गया बेटा हमारा Ka की वैल्यू, है ना। तो Ka की वैल्यू निकल गया बेटा जी C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, है ना। तो बच्चों इस रिलेशन को भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो कहेंगे कि सिंस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों Ka के इक्वल, तो अल्फा क्या होगा रूट ओवर ऑफ Ka बाय C, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बेटा जी अल्फा, जिसको कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये निकल गया बेटा। और देखो I की वैल्यू क्या निकल गया 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो अब ये क्यों निकाल के दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि बेटा कहीं भी आपको वेंटो फैक्टर की जरूरत पड़े और आपको वो दे दे Ka की वैल्यू दे दे, तो क्या करेंगे हम लोग Ka बाई C के अंडर रूट ले लेंगे, उससे आ जाएगा अल्फा, और 1 प्लस अल्फा पुट करके हम लोग I की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक मिनट बच्चों देखते हैं क्वेश्चन जो है एक, इसमें देखो 32 33 नंबर का क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो बेटा जी इसको एक करवा देता हूं मैं इसमें से। देखो बच्चों जितना आप लोग बच्चों वीडियो देखोगे मेरा, है ना, तो उतने ज्यादा बच्चों आप लोग के क्वेश्चन भी मैं लूंगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों मुझे उतना अच्छा समझ में आएगा कि हाँ ठीक है आप लोग ये टॉपिक आप लोग देख रहे हो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों जो भी आप लोग पूछोगे वो बच्चों में अलग से एक वीडियो बना करके मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको, ठीक है बच्चों। तो एक बार देख लेते हैं बेटा बैक एक्सरसाइज का, आप लोग भी बुक अगर है तो निकाल लो एक बार। ये है बच्चों 32 33 क्वेश्चन नंबर के अराउंड होगा ये। देखो बेटा सबसे पहले बेटा क्वेश्चन है हमारा 32, इसमें कह रखा बेटा जी कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक बेटा हमें डेल्टा TF निकालना है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ दे रखा बेटा जी ये दे रखा बेटा CH3 CH2 CHCl COOH इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बच्चों मैंने क्या क्या सबका डाटा मेंशन कर दिया। देखो ये है बेटा सॉल्यूट, इसका बच्चों 10 ग्राम को डिसॉल्व किया गया 250 ग्राम वाटर में, और मैंने बेटा मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लिया लगभग ये, और आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दे रखा है इतना, और ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 1.86 दे रखा है जो वाटर के लिए होता है, आप जानते ही हो। तो आपको फाइंड करना है बच्चों डेल्टा TF। तो आप क्या कहोगे, डेल्टा TF होगा I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, है ना बच्चों। तो I की वैल्यू देखो बेटा आप लोग को बता चुका हूं, I क्या होता है 1 प्लस अल्फा, यानी कि 1 प्लस अल्फा क्या होता है बच्चों Ka बाई C का अंडर रूट, है ना बच्चों। लेकिन बेटा मोलैलिटी तो मैंने निकाला नहीं। देखो बेटा मोलैलिटी अगर मैं निकालूं यहां से तो क्या होगा WB अपॉन में कैपिटल MB इंटू 1000 अपॉन में WA, है ना बेटा। तो WB कितना था 10 ग्राम, और इसका बेटा मोलर मास कितना था 122.5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन में WA कितना है बेटा, तो ये है 250 ग्राम, है ना। इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो मोलैलिटी आ जाएगी, और ये बेटा C की जगह पर हमें लेना चाहिए मोलैरिटी, लेकिन मोलैरिटी नहीं है तो हम मोलैलिटी भी ले लेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी और मोलैरिटी नियरली सेम आता है, ठीक है बच्चों। मोलैरिटी बच्चों यहां से वैल्यू निकाल करके आप वहां पुट कर दोगे, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से निकल जाएगा हमारा I की वैल्यू, है ना, और जिसमें बेटा देखो 1 प्लस और Ka की वैल्यू दे रखा है हमें कितना 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और बेटा मोलैलिटी कितना आ रहा है, तो कहोगे ये आ गया 4, ये आ गया 40 बाय 122.5, है ना बच्चों। ये वैल्यू बेटा पुट कर देंगे क्या, तो 40 बाय 122.5, इसको बच्चों सॉल्व कर लो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं बच्चों, है ना। इससे बेटा निकल जाएगा I, और ये बेटा जी I की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। KF क्या होता है बेटा 1.86, और मोलैलिटी बच्चों ये निकाल ही लिया, इसको पुट कर दोगे तो आ जाएगा बच्चों आपको जो है कि कितना होगा इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों जो वीक एसिड था हमारा, ठीक है, उसके लिए। अब बच्चों मैं एक छोटा सा ले लेता हूं 2 मिनट का टॉपिक लेकर के, जिसमें कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तब कैसे निकालेंगे वेंटो फैक्टर।
देखो बच्चों, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है बेटा, आई कि टोटल पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम बाय इनिशियल। जैसे कि मान लो बेटा मैंने लिया CaCl2, ये बेटा टूट गया अगर Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में, है ना। तो कहोगे इसका कितना होगा आई की वैल्यू। तो देखो बेटा, अगर ये 1 था तो ये 0 0 था इनिशियली, और ये 1 में से 1 टूट गया तो इसका 1 मिलेगा, इसका 2 मिलेगा, है ना। तो आई की वैल्यू क्या होगा बेटा, कि आई की वैल्यू होगा कि इक्विलिब्रियम पे कितना है, तो 0 प्लस 1 प्लस 2, 0 प्लस 1 प्लस 2 बाय इनिशियल कितना था 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि 3, यानी कि जितने टुकड़े होंगे उतना ही हो जाएगा आई की वैल्यू। ठीक है बच्चों। अगर बेटा जी आपको कहेगा NaCl के लिए आई की वैल्यू क्या होगा, तो ये कितने टुकड़े होंगे इसके 2, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अगर मान लो बेटा दे दिया Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ऐसा कुछ दे देगा, तो इसके कितने टुकड़े होंगे 3 प्लस 2 5, तो आई की वैल्यू क्या होगा बेटा 5, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस टॉपिक में बेटा यही रहा हमारा। इसके अलावा बच्चों क्या है कि एक और 2 क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो उसको बच्चों 2 मिनटों में बता देता हूं कि अगर बच्चों वाटर में सॉल्युबिलिटी का अगर क्वेश्चन बनता है कि ये अरेंज करो कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है वाटर में, तो बच्चों ध्यान से समझ लो कि वाटर में सॉल्युबल वही होगा जिसके पास कम कार्बन हो। ठीक है, मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करूं मैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करूं, है ना, तो उसके लिए बेटा कंडीशन क्या होगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, दूसरा कि मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मोर नंबर ऑफ ओ एटम्स। तो जितना बेटा जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा हो कार्बन कम हो उतना ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है, लेकिन कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपकी सॉल्युबिलिटी की बात करे, है ना, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपकी सॉल्युबिलिटी की बात करे तो उसमें सिंपली कह सकते हो आप कि जितना ज्यादा कार्बन उतना ही ज्यादा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजोल्व होगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों मैंने ओवरऑल कोशिश किया है कि सारा टॉपिक कवर करवा दिया आपको, इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स भी करवा दिया है। अगर बच्चों पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो किसी भी चैप्टर में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।